हाय गाइस, तो कैसे सब। आज हम क्लास 10th चैप्टर 6 जैव प्रक्रम साइंस का चैप्टर 6 जैव प्रक्रम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिनके चांस रहते हैं हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम में आने के। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात होती है कुछ टॉपिक के, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे आप ये पढ़ लेना कि श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, नहीं 1 मार्क्स में आएगा अगर आएगा तो, कि श्वसन किसे कहते हैं या श्वसन की प्रक्रिया। तो आप इसको ज़रूर पढ़ लेना, एक ये हमारा अलग सा टॉपिक है। ठीक है, फिर यहाँ से हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये भी हो सकता है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन करना है इनमें से, और आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि हम कोई वस्तु सजीव है, ये इसका निर्धारण करने के लिए कौन सा मापदंड होता है। तो इसका आणविक गति इसका आंसर होगा आपका। ठीक है, तो आपको ये 2 क्वेश्चन तो अच्छे से तैयार कर लेना है। इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देती हूँ। तो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था उसका आप यहाँ से यहाँ तक का आंसर कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे 2 पेज में कवर हो गया कि हमें क्या क्या करना है। तो अभी तक हमारे 3 टॉपिक तैयार हो चुके हैं। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपका है, इसमें आप बोल सकते हो कि 98% होता है इस क्वेश्चन आने का चांस। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये परिस्थितियाँ बतानी है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें क्या क्या उसकी परिस्थितियाँ क्या हैं। तो आपको ये तीनों जो परिस्थितियाँ हैं ये तो याद होनी ही चाहिए। इसके साथ आपको ये पूरा अपना फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि जो हम प्रकाश संश्लेषण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, और यहाँ पे हमारा ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारा जल है। तो आपको ये और ये 3 परिस्थितियाँ अच्छे से याद होनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पक्का आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद फिर आता है आपका रंध्र का बंद होना और खुलना। तो जब भी इनमें पानी जाता है, रंध्र में जब भी पानी जाता है तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, और वो क्या हो जाती है, खुल जाती है। और जब भी जैसी जब पानी नहीं होता तो वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जैसे इस तरीके से। ठीक है, तो ये पानी जाने पर ये क्या हो जाती है, फूल जाती हैं। ठीक है, और जब पानी नहीं जाता है तो हमारे ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाती है। कौन कौन सिकुड़ जाती है, हमारे रंध्र का छिद्र सिकुड़ जाता है यहाँ का। ठीक, और यहाँ का रंध्र का छिद्र खुल जाता है। ठीक है, तो आप इनके बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा। और 1 मार्क्स में जो आपका क्वेश्चन आ सकता है वो है ये 2 लाइन अच्छे से पढ़ लेना। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। मंड, यहाँ पे एक वर्ड है आपका मंड। ये वर्ड आपका चांस होता है कि 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इसको ज़रूर कर लेना। और यहाँ से एक और हमारा न्यू टॉपिक है, वो है अमीबा। अमीबा मतलब कैसे अपना भोजन पाचन करता है, कैसे भोजन खाता है, मतलब कैसे वो भोजन को ग्रहण करता है, और कैसे वो भोजन का मतलब अवशोषण करता है, कैसे भोजन को निकालता है। मतलब आपको वो पूरी प्रक्रिया अच्छे से याद होनी चाहिए, स्टेप टू स्टेप। ठीक है, आप इसको बनाकर कर सकते हो। अमीबा के साथ आपका एक आता है पैरामीशियम, जो कि इस बुक में आपको नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अमीबा का क्या होता है, ये कहीं से भी अपना भोजन ले लेता है। बट पैरामीशियम का मैं आपको बताती हूँ। पैरामीशियम का कुछ इस टाइप से होता है, आप जैसे समझ सकते हो राम जी की चप्पल, तो वैसे इसका एक मतलब भोजन लेने का भी एक पॉइंट होता है, और निकालने का मतलब एक इसका निश्चित होता है। ठीक है, ये मतलब कि ऐसा नहीं होता कि यहाँ से भोजन ले लेगा या यहाँ से, इसका एक मतलब जो निश्चित है तो वो वहीं से करता है। ठीक है, जैसे हम अपने मुंह से खाना खाते हैं तो मुंह से ही खाना खाते हैं, उसी तरीके से अमीबा मुंह से खाना खाता है तो वो मुंह से ही अगर इस साइड से खाना खाता है तो इधर ही से खाता है, मतलब वो और कहीं से नहीं। ठीक है, तो आपको अमीबा का भी अच्छे से होना चाहिए। अमीबा और पैरामीशियम और अमीबा, ये हमारा पैरामीशियम है और ये हमारा अमीबा है। तो इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद हाँ, यहाँ पे हमें पैरामीशियम का वो नहीं दिया, डायग्राम नहीं दिया, बट यहाँ पे पैरामीशियम के बारे में लिखा है। ठीक है, चलो।
और यहाँ पे हमारा डायग्राम, ये हमारा फर्स्ट डायग्राम है इस चैप्टर का, जो कि हो सकता है आए, क्योंकि हमें ऐसा डायग्राम दे देंगे और वहाँ पे नेम मिसिंग कर देंगे, तो हमें बताना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या होगा, उस जगह पर क्या नाम होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना कि डायग्राम में क्या कैसे है, समझ लेना अच्छे से। ओके, फिर इसके बाद आता है हमारा ये है ग्लूकोज का विखंडन। इसका भी चांस होता है, ये भी हम बोल सकते हैं। मैंने अभी तक आपको जितने भी टॉपिक कराए उनको तो आप अच्छे से कर ही लेना, साथ साथ अपने बुक के क्वेश्चन आंसर पे भी ध्यान देना। ठीक है, तो इसका भी हम बोल सकते हैं कि ये आ सकता है। हमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लें, ग्लूकोज का विखंडन की प्रक्रिया बताओ। तो सबसे पहले आपको ये पूरा जिस तरीके से यहाँ पे बना रखा है वैसे आपको इसको कर देना है। ठीक है, इन तीनों में ऑक्सीजन नहीं होती है और ये हमारी 2 ATP होती है, ईस्ट की है। यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन की बिल्कुल भी अनुपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन हमारी बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ पे अभाव है कि हाँ 2 ATP है यहाँ पे, और थोड़ा बहुत अभाव है कि हाँ थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है। और यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन आ चुकी है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे अभाव है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ चुकी है। यहाँ पे हमारी 36 ATP है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। और एक जो सबसे ज़रूरी डायग्राम है वो है ये। इसमें आपसे मानव हृदय के बारे में पूछ रखा है कि महाधमनी और महाशिरा क्या क्या करते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये आपको समझना। महाधमनी ये होती है आपकी। ठीक है, इस डायग्राम को आप बना सकते हो तो बना लेना, वरना वैसे आप नेमिंग वगैरह इनके ढंग से कर दोगे तो वो भी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो हृदय होता है उसमें प्रक्रिया, मतलब स्टेप टू स्टेप बताना पड़ता है कि महाधमनी पहले आती है या पहले महाशिरा आता है, फिर वो कहाँ जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा आ रहा है, पहले महाशिरा आ रहा है, जैसे शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, फिर महाशिरा के उधर क्या है हमारा दायां लिंब है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा निचला महाशिरा है, फिर दायां निलय है। फिर यहाँ से ये कहाँ जा रहा है, फुसफुस धमनियों में जा रहा है। ठीक है, तो फिर वहाँ से हमारी महाधमनी आ रही है। आपको पूरा इस तरीके से याद करना है। ये हमारे विभाजित हो रही है, बीच वाली जो है ये हमारी विभाजन हो रही है। ठीक है, और अभी तक हो गए हमारे 3 डायग्राम। तो एक डायग्राम ये भी है, ये भी उसी की तरह जो मैंने आपको हृदय वाला बताया है। ठीक है, तो इसको भी आप समझ लेना। हाँ, इसको आप समझ लेना, वही ठीक है। और थोड़े बहुत हो सके तो नेम वगैरह याद कर लेना, क्योंकि मैं नहीं मानती कि आ सकता है, बट हो सकता है कि आए। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नेमिंग इसकी याद कर लेना। और एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र। इसके आपको ऐसे डायग्राम दे दिया जाएगा और फिर आपको यहाँ पे ब्लैंक दे दिया जाएगा कि यहाँ पे क्या कौन सा नेम आएगा, तो आपको वो भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना इस डायग्राम को। ओके, और इसके बाद आप एक क्वेश्चन और करना, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और जो इस चैप्टर का हमारा लास्ट डायग्राम है वो है ये, एक वृकाणु की रचना। तो आप इसके बारे में कर लेना। अभी तक हमारे 4 से 5 डायग्राम हुए हैं शायद। ठीक है, इस चैप्टर में से। तो ये डायग्राम की नेमिंग अच्छे से कर लेना आप, और इनके बारे में स्टेप टू स्टेप आपको समझना, मतलब ऐसे नहीं नेमिंग कर दी कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, ऐसे ऐसे आप समझ लेना इसको। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे। ओके, तो अच्छे से देख लेना और यहीं पे समझ लेना। अब इसके बाद अगर मैं बताऊँ तो और एक और है, ये आपके पेज नंबर 120 पे है, इसको ज़रूर देखना। और यहाँ पे आप जाइलम और फ्लोएम के बारे में अच्छे से पढ़ लेना कि जाइलम हमारा जल पहुँचाने का काम करता है, फ्लोएम भोजन पहुँचाने का। ठीक है, तो वो इस दर से आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का मेन पोर्शन, जो मैं बता सकती हूँ कि हाँ इसमें से डायग्राम का भी कुछ कुछ हो जाएगा और कुछ कुछ मेन टॉपिक हो जाएंगे। बाकी आपको क्वेश्चन आंसर तो अपने इसके करने ही हैं। ठीक है, ये थे हमारे 6th चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड डायग्राम। ओके, तो आई होप आप लोग इनको अच्छे से कर लो, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो और आपका कल का एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।